नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। उत्तराखंड के जोशी मठ का मुद्दा लगातार जनज्वार उठाता रहा है और कैसे लोगों की दिक्कतें और सरकार की लापरवाहियों के बीच इंसानियत और प्रकृति दोनों फंसी हुई है, इसकी चिंता भी हम जाहिर करते हैं। जोशी मठ के आंदोलन को, उन सवालों को और वहां के लोगों की जीवन को बचाने की जो मुहिम है, उसमें सबसे अगली पंक्ति में जो लोग शामिल हैं, उनमें अतुल सती का नाम। अतुल सती लगातार इस प्रश्न को उठाते रहे हैं, तब भी उठाते रहे जब इसकी कोई चर्चा नहीं थी मीडिया में, विकास विरोधी कहा जा रहा था इन प्रश्नों को, और आज भी उठा रहे हैं जब उसे पीपली लाइव बनाया जा रहा है। हमारे साथ दो लोग खास तौर पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अतुल सती खुद हैं और उनके साथ सामाजिक कार्यकर्ता और समाजवादी लोक मंच के मुनीश कुमार भी हैं, वह भी जल जंगल जमीन के मसलों से जुड़े हुए हैं। अतुल जी, मुनीश जी, आपका स्वागत है जनज्वार में। पहला सवाल अतुल जी आप ही से कि अभी तक का क्या स्टेटस है, क्योंकि सरकार अलग अलग बातें कह रही है। दो बातों का सिर्फ मैं जिक्र कर रहा हूं आपसे। एक, सरकार ने कहा कि यह मैन मेड नहीं है और यह जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने दी कि ये तबाही किसी इंसानी भूल चूक की देन नहीं है। दूसरी बात अभी 2 दिन पहले अखबारों में छपी कि वहां 70% लोग सुरक्षित हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो पहले ही सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन आपने जहां से शुरू किया कि क्या स्थिति है, जी। तो स्थिति रोज बरोज बिगड़ रही है और परसों की बर्फबारी के बाद जो है और ज्यादा घरों में दरारें और उन दरारों का बढ़ना और ज्यादा फैला है। जहां तक ये मुख्यमंत्री साहब का ये कहना है कि मैन मेड है, तो मैन मेड नहीं है। मैन मेड नहीं है, ये हाँ। प्राकृतिक है। तो हम्म। एक सर्वे हम लोगों ने करवाया था जून 2022 में, है ना। डॉक्टर एसपी सती, डॉक्टर नवीन जुयाल ने उस सर्वे को किया, उसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक हुई, आप लोगों ने भी दिखाई। और दूसरी सर्वेक्षण जो है स्वयं सरकार के विभाग ने किया है, जिसमें जो है उनके ही आपदा प्रबंधन विभाग के डायरेक्टर पीयूष रौतेला ने उसकी अध्यक्षता की, उस कमेटी की। उसमें जीएसआई के लोग थे, उसमें आईआईटी रुड़की के लोग थे, उसमें जो है ये वाडिया इंस्टीट्यूट के लोग थे, उसमें बिल्डिंग ये रिसर्च वाले जो रुड़की की संस्था है वो सब लोग थे। उन लोगों की भी रिपोर्ट आई है, जिसमें जो है उन्होंने उसके कारणों में, भले ही हम ही को दोषी माना हो, जोशी मठ में जो बहुत ज्यादा घर मकान बन गए हैं, सीवेज की सिस्टम का अभाव है, जल निकास प्रणाली का अभाव है, अगर ये बात वो कह रहे हैं तो ये तो प्राकृतिक नहीं है, फिर ये तो मैन मेड ही है। भले ही हमारा ये कहना है कि अगर यहाँ भारी निर्माण कार्य हुआ और उसमें अगर बिल्डिंग्स भी बनी बड़ी, तो उसकी अनुमति तो सरकार ने ही दी। मैं तो इससे आगे और जाके कहता हूँ कि 70-80 के दशक में तो पहले भवन यहाँ सरकारी बड़े भवन बने, चाहे वो गढ़वाल मंडल विकास निगम के पर्यटन विभाग के तहत जो है बड़े आवासीय घर बने। उसके बाद जो है सरकार ने इसको देखा देखी लोगों ने भी बनाया, सरकार ने ही इसके लिए ऋण दिया। वीरचंद सिंह गढ़वाली रोजगार योजना के तहत करोड़ों रुपए के ऋण बांटे गए बड़े बड़े होटल बनाने के लिए। तो अगर ये भी है, भले हमारा तो आरोप है कि ये बहुत इसके सहायक कारण है, मुख्य कारण तो जो है तपोवन विष्णु घाट परियोजना और उसकी जो सुरंग है वो है, जिसको कि एनटीपीसी बना रही है, हम तो इसी को जी। मुख्य कारक मानते हैं। तो ये तो प्राकृतिक कारण नहीं है, ये तो जो है मैन मेड ही है। उसके हमने सबूत और उसके दस्तावेज भी प्रेस के सामने रखे। खैर, इसके अलावा जो दूसरी बात वो कह रहे हैं कि 70% लोग जो है अब निष्प्रभावी हैं, अप्रभावित है, तो ये एक छोटा सा शहर है और इस नगर में अगर किसी को भी, यहाँ अगर 10 लोगों को भी बुखार होता है तो पूरे शहर उससे प्रभावित होता है। ये तो जो है पूरे शहर के जाने की बात हो रही है। और हम किसी जो है मैदानी क्षेत्र में नहीं रहते हैं, किसी सर्कल में नहीं है, किसी स्क्वायर में नहीं, हम एक ढलान में हैं। और ढलान का अगर एक हिस्सा जो है पूरी तरह प्रभावित सरकार ही मान रही है। इनके कमिश्नर तो 40% कह रहे थे। और अगर हम इन्हीं का आंकड़ा ले लें मुख्यमंत्री साहब का, जिनका वैसे तो सारे अनुमान गलत ही होते हैं,
एक्शन जिनका दिखाई दे रहा है, उन्हीं का अनुमान अगर मान लें तो 30% अगर जा रहा हो, तो अगर 30% ढाल का एक हिस्सा अगर नीचे खिसक जाएगा तो बाकी 70% लोग अपने आप को सुरक्षित कैसे मानेंगे? भले ही हम इस आंकड़े को मानते नहीं है, क्योंकि 30% एक हिस्सा, 40% एक हिस्सा है, पूरा टुकड़ा है ऊपर से लेकर के, जिसकी लंबाई ही कम से कम 1.5 किलोमीटर लंबाई और 1.5 किलोमीटर चौड़ाई का जो एक हिस्सा है पूरा, वो पूरा नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, जिसको कि पहले तो सिर्फ मैं ही कह रहा था, बाद में डॉक्टर रवि चोपड़ा ने आकर के उसको, मेरी बात को पुष्ट किया। अब हमारे 2 और साथी भूवैज्ञानिक पिछले कुछ दिनों से यहाँ हैं और वो लगातार इसका सर्वेक्षण कर रहे हैं, और उन्होंने भी हमारी बात को लगभग पुष्ट कर दिया है, भले ही वो अभी 1-2 दिन में उसको आधिकारिक तौर पर कहेंगे। तो अगर वो हिस्सा जा रहा है, उसके बाद जो है उसके बगल वाले हिस्से में जो है ऊपरी हिस्सों में दरार है, उसके आगे जाइए तो रविग्राम वाला हिस्सा है, जिसके बारे में परसों, कल या परसों की स्विस उनकी रिपोर्ट है। उससे पहले जो है एक और रिपोर्ट है, उसके अलावा वाडिया की जो वैज्ञानिक है उन्होंने स्वयं कहा है कि रविग्राम का हिस्सा 80 हर साल, लेकिन अभी जो परसों की रिपोर्ट है उसमें वो कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष 2018 से 22। तो अगर जो है केवल इसी आंकड़े को मान लिया जाए, 4 साल में 40 सेंटीमीटर जो हिस्सा चला गया, तो उसके बाद उस हिस्से को कैसे हम कह सकते हैं सुरक्षित है? तो इस तरह से मुख्यमंत्री जो है केवल वास्तविकता से को ढकना चाहते हैं, जो जमीनी हालात है उससे लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने वो बहुत सारे एक्शन क्या लिया भूविज्ञानियों पर, सरकार ने बहुत सारी इस पर हम संस्थाओं पर वैसे ही प्रतिबंध लगा दिया है, उनको बोलने से मना किया है। स्वयं गृह मंत्रालय ने जो है लोगों को, भूवैज्ञानिकों को कह दिया है कि वो इस मामले में कुछ बोले नहीं। तो जब ये वास्तविक स्थिति सामने आएगी नहीं, आपके सामने सही आकलन नहीं होंगे, तो आप सही समाधान भी पेश नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। समाधान क्या सरकार कर रही है, ये अगले प्रश्न में हम आपसे बातचीत करेंगे। समाधान की भी समझदारी हम लोग रखेंगे, और जब सरकार ही खुद को कंट्रडिक्ट कर रही है तो कैसे समाधान करेगी समझा जा सकता है। मुनीस, न सिर्फ आप देखिए जोशीमठ का प्रश्न है, पूरे उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के विस्थापन है। यहाँ सरकार कहती है कि ये मैन मेड नहीं है। एक विस्थापन हल्द्वानी में भी हो रहा है, गले पर तलवार लटकी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में फरवरी में पहले हफ्ते में सुनवाई है। ये तो मैन मेड है ना, जो हल्द्वानी में हो रहा है, क्योंकि विस्थापन वहां भी है, विस्थापन यहाँ भी है। क्या इसको मुख्यमंत्री मैन मेड मानते हैं, या इसकी कोई व्यवस्था करने वाले हैं, या यहाँ से वे खदेड़ने के इरादे? देखिए, ये तो जो हल्द्वानी में हो रहा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है जी। क्योंकि बनफूलपुरा जो बस्ती है वो मुस्लिम बहुल बस्ती है, और इस बस्ती में जितने निवासी हैं वो 100 सालों से भी ज्यादा समय से वहां पर रह रहे हैं। उनके पास जमीनों के पट्टे हैं, रजिस्ट्रियां हैं, खतौनियां हैं, और तमाम तरीके के जो दस्तावेज हैं वो सारे उनके पास मौजूद हैं। और बनफूलपुरा को एक प्रयोगशाला बना करके जो उत्तराखंड की राजनीति में धामी सरकार अपने आप को योगी की तरीके से इस्टेब्लिश करना चाहती है, और इसीलिए उसको एक प्रयोगशाला के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। और जो अभी अतुल भाई जिन बातों को उठा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मैं थोड़ा सा जल विद्युत परियोजना की तरफ आपसे 2 मिनट बात करूंगा कि 2013 में जब केदार आपदा आई है तो हम लोग 14-15 दिन केदार घाटी के तमाम गांव के अंदर मौजूद थे। वहां पर एक डॉक्टरों की टीम के साथ हम लोग वहां पर गए थे। तो एक परियोजना बन रही है, पाटा व्यू परियोजना 76 मेगावाट की, जो लैंको कंपनी बना रही है। वो मंदाकिनी नदी पर बन रही थी। तो जब हम सीतापुर गांव पहुंचे तो वहां के गांव वालों ने हमें एक दीवार दिखाई जिससे मंदाकिनी का पूरा पानी डाइवर्ट करके एक टनल में डाल दिया गया। और जो मंदाकिनी नदी है हिम नदी है, और ये कभी भी अपने साथ बहुत सारा पानी, ग्लेशियर टूटेगा तो बहुत सारा पानी अपने साथ लेकर के आएगी, जल प्रवाह लेकर के आएगी। तो जब चौराबाड़ी ग्लेशियर टूटा केदारनाथ के पास, और जब भारी मात्रा में जून 2013 में पानी आया, तो उस दीवार ने उस पानी को रोक लिया, और जितना मलबा और पानी आ रहा था वो सारा बैक मारा, और जो टनल था उसमें वो पानी ही नहीं गया। और उसके बाद काफी देर बाद वो दीवार का हिस्सा टूटा, और टूटने के बाद वो पानी आगे बढ़ा। और अभी मैं देख रहा था कि वो परियोजना आज तक बंद है, और उसमें जितना नुकसान हुआ वो प्राकृतिक नुकसान नहीं था, वो मैन मेड नुकसान था। तो जो अतुल भाई उठा रहे हैं कि सरकार हमेशा यही कहती है कि मैन मेड नुकसान है, मैन मेड नुकसान नहीं है। अभी मैं नितिन गडकरी को सुन रहा था, जब इतना बड़ा ये
ये पूरा मसला उठा जोशीमठ जी का, तो ये कह रहे थे कि जो ऑल वेदर रोड पर जब सवाल उठा, कितने सारे विस्फोटक किए जा रहे हैं, इतनी चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं, तो पहले तो ये बात कह रहे थे कि चार धाम यात्रा को हम सुगम बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने अपनी बात को बदल दिया। अब सरकार इस बात को कहने लगी है, गडकरी इस बात को कह रहे थे कि जो चीन के साथ जो सुरक्षा का जो मामला है, इसलिए हम सड़कें बना रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, जो जी उच्च हिमालय है ना। तो उत्तराखंड के अंदर जो 7 परियोजनाएं 2013 के बाद बंद हो गई थी, जिन पे आधे से ज्यादा काम शुरू हो गया है, उनको सरकार अब दोबारा से शुरू करने जा रही है। और ये इतनी बड़ी त्रासदी है पूरे पर्यावरण के लिए। केवल उत्तराखंड का सवाल नहीं है, जब गंगा का सवाल आता है, यमुना का सवाल आता है, नदियों का सवाल आता है, तो केवल उत्तराखंड का सवाल नहीं, पूरे देश का सवाल है। और जिस तरीके से पूरे पर्यावरण को छिन्न भिन्न किया जा रहा है, अभी मैं एक रिपोर्ट अमर उजाला की देख रहा था कि जो ये कर्णप्रयोग जो रेल लाइन जा रही है, एक मरोड़ा गांव के नीचे से जब इन्होंने सुरंग खोदी है, तो पूरा गांव धंस गया है, और उस गांव के निवासी अपने घर से बेघर हो गए हैं, और दर्जनों लोग आज टीन शेड के अंदर रहने के लिए मजबूर हैं। तो ये इतनी बड़ी त्रासदी है, कोई भूगर्भ वैज्ञानिकों का कोई सर्वे नहीं है, कोई ढंग का सर्वे नहीं किया जा रहा है। हिमालय के पहाड़, लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि नए पहाड़ हैं, इनको पर इस तरीके का जो कंस्ट्रक्शन जिस तरीके का गवर्नमेंट कर रही है, ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है, इसको ना किया जाए। तमाम तरीके के जो सुझाव आ रहे हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इन सब चीजों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और नई नई त्रासदियां उत्तराखंड के अंदर सरकार खुद लेकर के आ रही है, और वो वनफूलपुरा की भी है, और उससे ज्यादा वनफूलपुरा की जितनी है उतनी पहाड़ के अंदर जिस तरीके से जल विद्युत परियोजनाएं, ऑल वेदर रोड और ट्रेन को जिस तरीके से लाया जा रहा है, ये सब पहाड़ को बर्बाद कर रही है। चलिए, वनफूलपुरा से हमारे साथ अखलाक खान जुड़ रहे हैं। जोशीमठ की त्रासदी एक तरफ है, दूसरा की हल्द्वानी में विस्थापन का प्रश्न एक तरफ। अखलाक भाई, जब आप वनफूलपुरा में ही बैठे हैं, सुनवाई होने वाली है, क्या आपको लगता है कि यह दो संघर्ष, जो एक कह रही है सरकार मैनमेड नहीं है, और दूसरा साफ तौर पर मैनमेड दिखाई दे रही है जो वनफूलपुरा की है, क्या दोनों के कहीं एक मंच पर संघर्ष करने की कोई संभावना दिख रही है? जी अजय जी, बिल्कुल। ये दोनों ही मामले अगर आप देखें तो इसमें मतलब काफी मामलात में सिमिलरिटीज हैं जो कि हमें देखने को मिलता है। और अगर सरकार ये कह रही है कि ये जो है एक आपदा है, ये डिजास्टर है, अननेचुरल स्थिति है जोशीमठ की, तो ये अपने फेलियर होने का वो जो है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दावा ही उनका गलत है, क्योंकि अगर आप देखें तो कहीं पे जैसे आप हल्द्वानी को लीजिए, तो हल्द्वानी में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है फेलियर ऑफ लॉ ऑफ गवर्नेंस है, और उनकी अपनी ये चाल है, एक साजिश, कंट्रोवर्शियल तरीके से वो इस चीज को, इस इविक्शन को, इस डेमोलिशन को वो चाहते हैं कि वो हो जाए, क्योंकि उसके पीछे की जो उनकी नीति है, जो उनके आइडियाज हैं, वो यही है कि पोलराइजेशन हो, वोट्स जो है वो एक तरफ से जो भी इनकी स्थिति रहती है इलेक्शन टाइम में, कि इनकी जितने वोटर्स जिसकी वजह से वो लॉस करते हैं इलेक्शन को, उतनी क्वांटिटी जो है वहां से वो कम हो जाती है। अब आइए आप जोशीमठ में, तो उस जोशीमठ में भी जिसको वो डिजास्टर बता रहे हैं, जिसको वो आपदा बता रहे हैं, एक बात अननेचुरल अखलाक आप थिंग बता रहे महत्वपूर्ण कर रहे हैं कि दोनों में जो जी कानून है और जो प्रशासन है, उसने जी जी अपनी लापरवाहियां की। यहाँ बिल्कुल अतिक्रमण की बात हो गई और वहां जी जनता ही तबाह होने की स्थिति में आ गई। जी हमारे जी। साथ और अतुल उसमें आप सती ये एक बार देखिए, फिर जुड़ उसमें आप चुके ये हैं, चीज हम जरूर आपसे नोटिस कर लीजिए, जोशीमठ में वहां पे फेलियर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं। वहां पे आप कोई भी प्रोजेक्ट ला रहे हैं, करोड़ों की, अरबों की पॉलिसीज लाई, आपने कोई थीसिस नहीं की, आपने कोई प्लानिंग नहीं की, आपने उसके ड्रॉबैक्स और उसके डिमेरिट्स को आपने स्टडी नहीं किया, और आप लेकर आए विदाउट प्लानिंग, और ये सिर्फ अपनी गवर्नमेंट को चमकाने के लिए, बताने के लिए कि हम फला फला काम करने जा रहे हैं। आप एक उसको जो है प्रोजेक्ट को बिना विदाउट एनी प्लानिंग आपने वहां इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके ड्रॉबैक्स को नहीं देखा। अब जैसे हमारे अतुल सती जी हैं और काफी हाँ, लोग मैं हैं जो अतुल सती के साइंटिफिक पास रिसर्च ही करते सीधा हैं। उन्हीं से बात करते हैं। अतुल सती, जी एक तो गडकरी का जो पहलू है, क्योंकि गडकरी ने हाल में बयान दिया है कि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि जल विद्युत परियोजनाओं की वजह से कोई नुकसान हुआ है, या ऑल वेदर रोड जो चार धाम यात्रा वाली बन रही है उससे कोई नुकसान हुआ है। अभी एक्सपर्ट कमेटी जांच कर रही है, जब रिपोर्ट आ जाएगी तब मैं बोलूंगा।
था, वो एक टीवी चैनल में इंटरव्यू के दौरान कह रहे थे। दूसरा सवाल ये भी था हमारा कि आखिरकार सरकार ने जो पहलकदमियां ली हैं, उनका क्या उजड़ रहे या धस रहे उस पूरी आबादी से जिस पर संकट है, उसका कोई सही रास्ता है या नहीं? जहां तक गडकरी साहब का सवाल है, तो ये जो 4 धाम यात्रा मार्ग है उसको वो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते रहे जी। और शुरू से ही लोग इस पर सवाल उठाते रहे। जब उसमें लाखों पेड़ काटे जाने की बात हुई, तभी लोगों ने, ग्रीन देहरादून वाले लोग जो है वो एक समूह, पहले वो ट्रिब्यूनल में गए, फिर वहां जो है कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद जो है एक कमेटी बनी डॉक्टर रवि चोपड़ा जी की अध्यक्षता में, और उस कमेटी ने जो कहा कि यहाँ पहाड़ में 7 मीटर से ज्यादा चौड़ी सड़क काटना इस पहाड़ के लिए खतरनाक साबित होगा। और उनके बाद जो है जब सरकार के, जब कोर्ट में उन्होंने रिपोर्ट पेश की, तो सरकार ने जो है उस रिपोर्ट को खत्म कराने के लिए या उसकी सिफारिशों को दबाने के लिए रक्षा मंत्रालय चला गया कोर्ट में। वो एक पार्टी हो गया जो पार्टी था नहीं, और रक्षा मंत्रालय फिर ये जो है सुरक्षा का मामला ले आया। पहले जहां केवल वो जो है 4 धाम यात्रा के लिए सड़क थी, अचानक वो सड़क जो है सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताई जाने लगी। उसके बाद भी जो है पिछले जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जनरल बिपिन रावत, जो जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि हमें 7 मीटर से ज्यादा चौड़ी सड़क चाहिए ही नहीं। अगर जो है कोई सुरक्षा की दृष्टि से हमें बोफोर्स तोप या कोई भी इक्विपमेंट सीमा पर ले जाना होगा, तो उसके लिए हमारे पास हवाई मार्ग मौजूद है। ये उनका बयान था। तो डॉक्टर रवि चोपड़ा जी की कमेटी की सिफारिशों को खत्म करने के लिए ये रक्षा वाला जो है पहलू घुसाया गया। उनके उस रिपोर्ट में डॉक्टर रवि चोपड़ा की कमेटी साफ कहती है कि 7 मीटर से ज्यादा चौड़ी सड़क अगर पहाड़ में बनेगी तो यहाँ की जो भूगर्भीय स्थिति है उसकी दृष्टि से ये बहुत खतरनाक होगा। और ये सच साबित हुआ। अभी देखिए आप कि पहले जहाँ कुछ ही भूस्खलन के क्षेत्र थे इस पूरे मार्ग पर, ऋषिकेश से और बद्रीनाथ तक, वहां जो है 150 से ज्यादा भूस्खलन के नए क्षेत्र जो है विकसित हो गए। जोशीमठ के नीचे से आपने बाईपास के लिए मंजूरी दी, जिस पर डॉक्टर रवि चोपड़ा कमेटी ने कहा था कि ये बाईपास जो है इससे बचा जा सकता है, इसके बगैर भी जोशीमठ के रास्ते से बद्रीनाथ पहुंचा जा सकता है और ये जोशीमठ के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन जो है उस बाईपास को बनाया गया, उस पर जो है काम शुरू हुआ, और शुरू होने के साथ ही जो है वहां अभी देखिए तो वहां भूस्खलन शुरू हो गया है। वहां एक बड़ी चट्टान गिर गई है और वो जोशीमठ के लिए खतरा बनी हुई है। तो ये जो गडकरी साहब कह रहे हैं कि अध्ययन नहीं हुआ, तो अध्ययन इस पर किया गया। डॉक्टर रवि चोपड़ा कमेटी ने पूरा अध्ययन किया, उसमें भूगर्भ विज्ञान के लोग थे, उसमें पर्यावरण के लोग थे, सब लोगों ने इस बात को वहां रखा था यूनानिमसली। अब जहां तक ये वाली घटना, जोशीमठ वाली घटना में अध्ययन का मामला है, तो इस जोशीमठ वाली घटना में भी अध्ययन हो चुके हैं। 2010 का पेपर है डॉक्टर सरकार के अब उपाय पर भी जो सरकार समाधान दे हाँ, रही मैं बता रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, है ना। डॉक्टर एमपीएस बिष्ट का, डॉक्टर पीयूष रौतेला का 2010 का पेपर है, जीएसआई की रिपोर्ट है। उसके अलावा जो है स्वयं एलएनटी कंपनी, जो एलएनटी जो है यहाँ काम कर रही थी सुरंग में, और वो दुनिया की जानी मानी बड़ी कंपनी है निर्माण के क्षेत्र की, और उस निर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी ने एनटीपीसी का काम छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि जहां इनकी सुरंग बन रही है वो सुरंग जो है हिमालय के फॉल्ट लाइन से गुजर रही है, और जब हम सुरंग में काम कर रहे थे तो वहां बहुत सारे जो है फॉल्ट आ गए, बहुत जगहों जो है पानी रिसने लगा, जगह जगह जो है दरारें पैदा हो गई, और उसके जो फर्श था उस पर भी जो है बहुत सारा पानी जमा होने लगा। ये सारी बात उस रिपोर्ट में कही गई है जो हमने प्रेस में जारी की है। तो एलएनटी के विशेषज्ञों ने इस बात को कहा है, हम नहीं कह रहे हैं। तो इस पर अध्ययन हो चुके हैं, पर्याप्त अध्ययन है कि ये सुरंग जो है जोशीमठ के विनाश का कारण है। जहां तक दूसरी जहां सरकार के उपायों का सवाल है, तो पिछले आज लगाइए हम जो है 20-22 दिन इस बात को हो गए, हमारे आंदोलन से अगर गिने 24 तारीख से तो ज्यादा दिन हो गए, और अगर उससे पीछे जाएं तो 14 महीने से हम इस सवाल को उठा रहे हैं कि जोशीमठ में भू धसाव, भूस्खलन और घर मकानों में दरारें आ रही हैं। लगातार इस सवाल को पिछले 14 महीने हम उठाते रहे। सरकार के उपायों का जहां तक सवाल है, तो अभी जो है मैं पढ़ रहा था एक अखबार, सहारा में एक खबर छपी है कि पिछले
10 दिनों में 12 दिनों में सरकार को कहा गया था कि आप जो है खर्च का अनुमान बताइए कि कितना खर्चा लगेगा लोगों को मुआवजा देने में और जोशीमठ को ठीक करने में। तो अभी तक जो है उन्होंने कमेटी बनाई है, पिछले 4-5 दिनों से वो उस पर काम कर रहे हैं और 4 दिन पहले उनको ये आदेश दिए गए थे, यानी 8 दिन हो गए, वो अभी खर्च का अनुमान नहीं बता पाए। ये उनकी स्थिति है। लोग जो है जोशीमठ में ही एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए जा रहे हैं। लोग असुरक्षा के वातावरण में रह रहे हैं, मौसम खराब है, लोगों के पास उनको गर्म रखने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जहां होटलों में रखा हुआ है, एक एक कमरे में 5-5 6-6 लोग ठूंस दिए गए। कितने दिन तक लोग इसमें रहेंगे? हमसे कहा गया था 5 तारीख को, जब हमने चक्का जाम किया, हमारा जो है समझौता हुआ प्रशासन के साथ, जिसमें प्रशासन ने हमसे कहा कि हम जल्दी ही हफ्ते भर के अंदर 2000 प्री फैब्रिकेटेड हट्स बना लेंगे। हमने कहा था कि उन प्री फैब्रिकेटेड हट्स में जो है लोगों को रखा जाए, ताकि 2 कमरा, किचन, लेटरिन, बाथरूम लोगों को मिले और महीना, 2 महीना, 3 महीना वहां वो रह सके, जब तक उनके लिए स्थायी व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन अभी तक एक भी हट उसमें तैयार नहीं हुआ है। तो ये सरकारी व्यवस्था है। केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार से पूछ रहा है कि हमें खर्च का अनुमान बताए, ताकि हम आपको कुछ बजट रिलीज कर सके, लेकिन राज्य सरकार के पास अभी अनुमान नहीं है कि हमको कितने पैसे की आवश्यकता है। तो ये इनकी तैयारियों का हाल है। और केवल जो है पूरा प्रशासनिक अमला एनटीपीसी के बचाव में बयान देने के अलावा कोई काम नहीं कर रहा है। हमारे आपदा प्रबंधन के सचिव देहरादून से जोशीमठ, जोशीमठ से देहरादून हवाई हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं और केवल ये बयान देने के लिए आ रहे हैं कि एनटीपीसी इसमें दोषी नहीं है। और एनटीपीसी दोषी है नहीं है, आपको इस बात के लिए नहीं रखा, आप इसके विशेषज्ञ नहीं है, आप हैं आपदा प्रबंधन के सचिव, तो आप आपदा का प्रबंधन कीजिए, आप एनटीपीसी का प्रबंधन करने के लिए नहीं रखे गए। तो ये हालत प्रशासन की है। मुनीस भाई, जब ये कहा जा रहा है कि जिस तरह का रवैया अतुल सती ने बताया कि यह प्रशासनिक रवैया है कि एनटीपीसी के बचाव में लगातार सरकार है, ऐसे में जो पुनर्वास का प्रश्न है जोशीमठ में, जो सरकार चंद दिनों में पूरे हरिद्वार, पूरे इलाहाबाद, बनारस में हट ही हट बना देती है और एक नहीं हजारों हजार हट बना देती है, वह जो है इन बर्बादी के कगार पर खड़े जो जोशीमठ है, जो दरक रहा है, वहां बना पाने में इतना देर क्यों लग रही है? देखिए, जो अतुल भाई जिस सवाल को उठा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और जब भी विस्थापन का सवाल आता है तो सरकार इसी तरीके का व्यवहार करती है। जब भी लोगों को कहीं बसाने का सवाल आता है तो इसी तरीके का व्यवहार करती है, और ये कोई नई बात नहीं है ना। जब भी हम लोग देखते हैं कि पहाड़ के अंदर कोई आपदा आती है या कहीं भी रिलोकेट करना है लोगों को, तो ना सरकार के पास जमीन होती है, ना सरकार के पास संसाधन होते हैं। लेकिन वहीं यदि किसी मल्टीनेशनल कंपनी को बसाना होता है, किसी औद्योगिक घराने को बसाना होता है, तो सरकार के पास सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा साजो सामान उपलब्ध हो जाता है। और आज के दौर में हम लोग देख रहे हैं कि सबसे बड़ी सूचना क्रांति का युग इसको कहा जाता है। और इसमें जो सबसे बड़ा काम सरकार आज की तारीख में कर रही है कि लोगों को सूचनाओं से वंचित कर रही है। जैसे ही इसरो ने जोशीमठ को लेकर के फोटो जारी किए और उन्होंने बताया कि 12 दिन के अंदर जो है 5.4 सेंटीमीटर जो है जोशीमठ का अधिकांश इलाका धंस चुका है और कुछ इलाका 1 सेंटीमीटर धंस चुका है, तो सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी, कोई भी संस्था जो है मुंह नहीं खोलेगी, इस तरीके से डाटा जारी नहीं करेगी। तो हम लोग तो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि आज पूरे उत्तराखंड के अंदर अल्मोड़ा जिला है और पौड़ी जिला है, यहाँ से बड़ी तेजी से पलायन बढ़ा है। और 2011 की जब जनसंख्या की गणना हुई है तो यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ आई है। लेकिन रुद्रप्रयाग जिला, चमोली जिला, ये ऐसे जिले रहे हैं जहां पर आबादी अभी मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से पहाड़ को छिन्न भिन्न किया जा रहा है, तोड़ा फोड़ा जा रहा है, सरकार की जो नीतियां हैं, आने वाले टाइम में पहाड़ से दूसरा पलायन भी और सवाल बढ़ेगा। आपसे करना चाह रहा था, वो ये कि हल्द्वानी में चलिए वह मुस्लिम आबादी है, यहाँ तो इनकी अपनी हिंदू आबादी है, लेकिन एटीट्यूड और तरीका तो लगभग एक समान दिखाई दे रहा है। अभी अतुल जी बता रहे थे होटलों के 5-5 एक-एक कमरे में 5-5 लोगों को ठूस दिया। मैंने आपको उदाहरण दिया, ये वही सरकार है जो 5 दिन के फर्क पर इतने टेंट लगा देगी कि पूरा शहर बसा देगी। तो सवाल साधन का नहीं, क्षमता का नहीं, तकनीकी का नहीं, तो सवाल है क्या? क्योंकि यहाँ तो हिंदू मुसलमान का फर्क मिट जाता है, तो फर्क किसका है? देखिए, फर्क यह है कि सरकार की नीतियों का फर्क है। जिस बात को मैं थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि सरकार करना क्या चाहती है। जैसे जो धार्मिक मसले हैं उनकी वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, तो इसलिए उसको करेगी सरकार, एक ही दिन में करेगी, 2 ही दिन में करेगी। लेकिन जो जोशीमठ का सवाल है इसको वो छुपाएगी, उसमें पैसा नहीं खर्च करेगी, उसके पास पैसा नहीं आएगा।
क्यों? सरकार के पास पैसा होगा, उसके बावजूद भी सरकार पैसा देने में जो है लोगों को परेशान करेगी। तो ये सरकार की नीति का सवाल है और ये हमेशा ही बना रहता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, उस पर ज्यादा डिपेंड करता है, इसी पर डिपेंड करता है सारा। और जहां तक बनफूलपुरा का सवाल है, बनफूलपुरा के लिए सरकार का बिल्कुल अलग एजेंडा है। इन दोनों चीजों में कोई सरकार के लिए कोई सामंजस्य नहीं है। सरकार इसको अलग तरीके से देख रही है। आप देखिए कि जब जोशीमठ का सवाल आया तो सरकार बोल रही है, कुछ कर नहीं रही है लेकिन करने की बात भी कर रही है। लेकिन जब बनफूलपुरा का सवाल आ रहा है तो आप देखिए कि सरकार कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सुनवाई हुई तो केंद्र सरकार ने कह दिया कि जो भाई रेलवे की जो कोर्ट का फैसला है उसी के साथ खड़ी थी वहां पर जो केंद्र सरकार है। तो ये बिल्कुल साफ है कि उत्तराखंड के अंदर क्या पूरे देश के अंदर जो सरकार की नीतियां हैं वो आम आदमी के लिए अलग होती हैं। यदि ऊपर की क्लास के लोग हैं, कॉर्पोरेट है, मल्टीनेशनल्स हैं, तो उनके लिए अलग होती है। अलग। तो वही हम लोग देख रहे हैं, ये दिखाई भी दे रहा है। दिखाई दे। बिल्कुल। अखलाक जी, आपका क्या अनुमान है कि क्या सरकार के रवैये में और उसके तरीकों में बनफूलपुरा का जो उजाड़े जाने का प्रश्न है या जो स्वाभाविक तौर पर धसान हो रही है और जिसमें वहां भी रिहेबिलिटेशन का प्रश्न है, यहाँ आप मुनीस भाई की बात से सहमत हैं कि थोड़ा हिंदुओं के लिए सरकार जुबान भी खोल रही है या मुसलमानों के लिए चूं भी नहीं कर, ऐसी स्थिति दिख रही है आपको भी? जी जी बिल्कुल, दोनों में बहुत समानताएं भी हैं और दोनों में ही सरकार का अपना लोभ भी आपको नजर आएगा। देखिए, दोनों ही जगह विकास के नाम पे काम शुरू हुआ। आप हल्द्वानी भंडूलपुरा को उठाइए तो वहां पे भी विकास के नाम पे रेलवे को जमीन दी जा रही कि विकास होगा। साहब, यहाँ पे अगर रेलवे अपना कोई प्रोजेक्ट लाएगी तो बहुत सारा विकास होगा और हल्द्वानी और नैनीताल क्षेत्र का जो है डेवलपमेंट होगा। उसी तरीके से जोशीमठ में वो एनटीपीसी को लेकर आते हैं, सुरंगें लाते हैं और जो हाईवेज बनाते हैं, वहां पे भी वो विकास के नाम पे ही आते हैं और ये कहते हैं कि साहब ये हो जाता है तो हमारी सुरक्षा डिफेंस डिपार्टमेंट भी मजबूत होगा और जोशीमठ और जितना पहाड़ी इलाका है उसको भी बहुत डेवलपमेंट मिलेगा और विकास मिलेगा। तो देखिए, दोनों ही जगह गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज लेकर आ रही है और बता रही है कि हम विकास कर रहे हैं और दोनों ही जगह आप देखेंगे कि ये मैन डिजास्टर, ह्यूमन डिजास्टर हो रहा है वहां पे कि वहां एक जगह बनबुलपुरा में देखिए 50,000 लोग प्रभावित होते हैं उससे, उस विकास से, और जोशीमठ में आप देखिए 25-30 हजार लोग वहां पे भी बेघर होने के दरकार है और वहां पे भी वो बेचारे किस तरीके से उनको रिहेबिलिट करने की और वो एक दिखावा कहिए आप इसको, रिहेबिलिटेशन का दिखावा कहिए इसको, क्योंकि मुनीष जी ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत सही बात कही कि जब इनको अपना कोई प्रोग्राम करना होता है, जब इन्हें अपना फोकस करना होता है, तो चाहे आप कुंभ में देखिए या किसी में भी देखिए, वो टेंट्स और हर एक चीज का किस कदर कितनी लार्ज स्केल में वो उसका ह्यूज प्रोग्राम को कितने अच्छे से अटेंड करते हैं और बहुत अच्छे से सारी स्थिति को कंट्रोल कर लेते हैं। वहीं पे आज जोशीमठ की हाल देखिए आप कि जोशीमठ में लोगों के अपने आशियाने, अपने घर, आज इस तरीके से उनको नौबत आ गई है कि वो अपने घरों में चाह के भी अंदर नहीं जा सकते और उनको मजबूरन बाहर इतनी ठंड में रहना पड़ रहा है और ये अपने प्रोग्राम को किसी तरीके से भी इनकी गवर्नेंस की बात और इनकी जो फेलियर ऑफ गवर्नेंस है वो सामने ना आए लोगों के, तो उसको छुपाने के लिए उन्होंने लोगों को बोलने के लिए पाबंदी लगा दी है। इवन यहाँ तक कह दिया कि साहब जो वहां पे थीसिस करने जाएगा, जो साइंटिस्ट जाएगी, जो डेलीगेशंस जाएंगे, जो एक्सपर्ट्स जाएंगे, वो चीजों को सार्वजनिक नहीं करेंगे, वो डिस्कस नहीं करेंगे, वो जो भी होगा वो आएंगे बंद पन्नों में, बंद लिफाफों में या बहुत ही जैसे कि बहुत गुप्त काम हो रहा है इस तरीके से ही आपस में डिस्कस करेंगे, मगर उसको सार्वजनिक नहीं करेंगे। और वही चीज आप देखिए भंडूलपुरा में कि आपको हम मारेंगे, पीटेंगे, आपका घर तोड़ के निकाल देंगे, लेकिन हम आपको बोलने नहीं देंगे, अगर आप बोलेंगे तो हम आपके खिलाफ नोटिस भेज देंगे, मुकदमे दर्ज करा देंगे। तो दोनों ही जगह देखिए विकास के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है, दोनों ही जगह इतनी ह्यूज क्वांटिटी में लोगों को बेघर होने की नौबत आ गई है और दोनों ही जगह दबाया जा रहा है किसी तरीके से भी जो इनकी विकास नीति है सो कॉल्ड, जो आप सुनते आ रहे हैं और जिस पे इलेक्शन लड़ते हैं और जिसका ड्रॉबैक हमेशा हमारे सामने और नजर के सामने आता है कि अखलाक भाई, समय की एक सीमा है और काफी वक्त हो गया है। आखिरी टिप्पणी एक अतुल सती से लेंगे और वो ये कि अब आगे की क्या तैयारी है आप लोगों की और सरकार से ठोस मांगे क्या बन रही हैं, और सरकार का आपने नजरिया तो बता ही दिया, तो अगला कदम क्या हो सकता है आप लोग? अगला कदम तो हमारा
साफ कहना है कि जब तक जोशीमठ के एक एक आदमी को न्याय नहीं मिल जाता, प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक नहीं मिल जाता, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमारा कहना है कि ये जो पूरी परिघटना है, जो पूरा विनाश है, उसके लिए जो जिम्मेदार है तपोवन विष्णु घाट परियोजना बनाने वाली कंपनी एनटीपीसी, उसको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, उस पर इसके लिए जुर्माना हो। जुर्माना जो है उनके टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का दुगना हो, लगभग 20,000 करोड़ रुपया वो जोशीमठ के हित पे खर्च किया जाए, जोशीमठ की जनता में उसको बांटा जाए। हमारा कहना है कि एनटीपीसी के साथ 2010 में हमारा जो समझौता हुआ था, उस समझौते को लागू किया जाए और राज्य सरकार क्योंकि इस पूरे मामले में बिल्कुल असफल साबित हुई है, फेल्योर है, तो लिहाजा उसके बजाय केंद्र सरकार जोशीमठ के पुनर्वास, विस्थापन और नए जोशीमठ के निर्माण की जिम्मेदारी अपने सर पर ले, हाई पावर कमेटी बनाए, उसमें जनप्रतिनिधियों को, जोशीमठ के नागरिकों को शामिल करे और उसके जरिए जो है लोगों को जो राष्ट्रीय विस्थापन पुनर्वास नीति 2007 है, उसके अनुरूप जो है जोशीमठ का विस्थापन पुनर्वास सुनिश्चित करे। ये कुछ मांगे हम लोगों की हैं जिस पर हम लगातार लड़ाई जारी रखे हुए हैं। 26 तारीख जनवरी को हम लोग जो है एक तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं। उसके अलावा जो है 27 जनवरी को पूरे जोशीमठ की ब्लॉक के लोग, पूरे जोशीमठ ब्लॉक की जनता यहाँ इकट्ठा होगी और 27 जनवरी को जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के समर्थन में रैली निकालेगी। और उसके अलावा जो सरकार ने वैमनस्यता फैलाने के लिए जगह जगह भूमि देखी है, पीपलकोटी में या अन्य जगह, वहां की जनता भी हमारे इस संदेश से, हमने उनको कहा कि हम बिल्कुल इस जोशीमठ क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहते हैं, आप लोग बिल्कुल इसको अपने ख्याल में न लाएं। लिहाजा वो लोग भी हमारे समर्थन में धरना देने के लिए यहाँ आने वाले हैं। पूरे देश से जो समर्थन और जो हौसला हमको मिल रहा है, उसके लिए हम पूरे देशवासियों का और आप सब साथियों का भी शुक्रिया करते हैं और इस समर्थन को बनाए रखें। और हमारे जो ये लड़ाई है कि जोशीमठ के प्रत्येक व्यक्ति को जब तक न्याय नहीं मिल जाता, वो लड़ाई जारी रहेगी। उस लड़ाई में आप सब लोगों का जो सहयोग मिला है, उसके लिए आप सबका शुक्रिया। शुक्रिया आप सबका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अतुल सती, जो जोशीमठ संघर्ष बचाओ समिति में हैं। उसके साथ हमारे साथ मुनीश कुमार थे और उसके साथ अखलाक खान थे। ये सभी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं और आंदोलनकारियों ने एक बात बहुत क्लियर कट कही कि सरकार का रवैया ठीक नहीं है, लेकिन सरकार ही सब कुछ ठीक करती है। यह भी हमारी एक त्रासदी है, क्योंकि बाकी किसी की कोई भूमिका नहीं होती। भूमिका होती तो इसरो तक के रिपोर्ट को दबाने की सलाह या शासन सरकार नहीं चलाती। ऐसे में प्रश्न ये है कि जब यह तरीका है तो चाहे वनभूलपुरा हो और या फिर जोशीमठ हो, दोनों त्रासदियां मैन मेड हैं। सरकार के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जानकार लगातार सरकार को आगाह करते रहे, आज भी कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे सड़क परिवहन मंत्री अभी भी आज की तारीख में और इस वक्त किसी अध्ययन का इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं वह अध्ययन का इंतजार होगा या किसी नई त्रासदी के बुलावे का। धन्यवाद आप लोगों का बातचीत। धन्यवाद।